हम गनीसा, दिस इज एक्सप्लोर विधु एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको चित्तौड़ के दुर्ग से जुड़ी कई कहानियों और उसके इतिहास के बारे में बताया, पर यह इतिहास इतना लंबा है और इसमें इतनी कहानियां उलझी हुई हैं कि उन्हें एक वीडियो में कवर करना संभव नहीं है। इसलिए आगे की कहानियों और उसके इतिहास के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। कुंभ महल से निकलकर हम थोड़ा आगे पहुंचे, जहां पर विजय स्तंभ स्थित है। इस स्तंभ के आसपास और भी कई सारी बेहद शानदार संरचनाएं बनी हुई हैं, जिनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगी और उनसे जुड़ी कहानियां भी सुनाऊंगी। परिसर में अंदर दाखिल होते ही सामने विजय स्तंभ दिखाई देता है। ये स्तंभ महाराणा कुंभा के मालव के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को सन 1440 ईस्वी में पहली बार हराने पर सारंगपुर के युद्ध की विजय स्मृति में बनवाया गया था। यह 122 फीट ऊंचा 9 मंजिला स्मारक है, जो कि बीच में से पतला और ऊपर नीचे से चौड़ा डमरू के आकार लिए हुए है। इसमें ऊपर जाने के लिए 157 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस स्तंभ में अंदर और बाहर दोनों तरफ भारतीय देवी देवताओं अर्धनारेश्वर, उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा, सरस्वती, हरिहर, विष्णु भगवान के विभिन्न अवतारों तथा रामायण और महाभारत के पात्रों की सैकड़ों मूर्तियां उकेरी गई थी। इसे विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। समादेश्वर महादेव मंदिर से विजय स्तंभ के बीच में एक बड़ा मैदानी हिस्सा है, जो कि कभी जौहर कुंड हुआ करता था। चित्तौड़ का गौरवशाली इतिहास 3 जौहर का साक्षी रहा है, जिसमें हजारों वीरांगनाओं ने आग में कूदकर अपने प्राणों की बलि दे दी थी। मगर इस जौहर स्थल की पहचान जिम्मेदार विभाग की उपेक्षा के कारण गुम होने की स्थिति में है। इस जौहर कुंड में पहला जौहर 1303 में हुआ था। राणा रतन सिंह जी की मृत्यु का समाचार मिलते ही पद्मावती समेत 16,000 राजपूतानियों ने उनके साथ ही जौहर कुंड की आग में खुद को समर्पित कर दिया था। जौहर के बाद भी जौहर कुंड से आने वाली रानी और राजपूतानियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें और उस जौहर कुंड का ताप इतना भयावह था कि डर के कारण खिलजी ने इस कुंड को बंद कराने का आदेश दे दिया था। कुछ सालों बाद चित्तौड़ के राजपूत राजाओं ने इस कुंड को जौहर के प्रतीक स्थल के रूप में फिर से खुलवाने का आदेश दिया। दूसरा जौहर 1535 में हुआ था, जब राणा सांगा की मृत्यु के बाद शासन रानी कर्णावती के हाथ में था। तब गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। हमले की खबर सुनते ही रानी कर्णावती ने बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी। हुमायूं अपनी सेना लेकर चित्तौड़ के लिए रवाना भी हो गया, पर वह समय रहते चित्तौड़ पहुंच नहीं पाया। बहादुर शाह को दुर्ग तक आता देखकर रानी कर्णावती ने 13,000 राजपूत महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। राणा उदय सिंह रानी कर्णावती के ही पुत्र थे। रानी कर्णावती के जौहर कर लेने के बाद उदय सिंह के लालन पालन की जिम्मेदारी पन्ना दाई पर आ गई, जिसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तीसरा और अंतिम जौहर रानी कर्णावती के जौहर के 32 साल बाद सन 1568 में हुआ था। तब अकबर ने चित्तौड़ पर हमला बोला था। अकबर के हमला किए जाने की खबर सुनकर उदय सिंह और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए सेनापति जयमल और फत्ता सिंह सिसोदिया ने उदय सिंह को उनके परिवार समेत उदयपुर के लिए रवाना कर दिया। ये दोनों बची हुई सेना के साथ अकबर की सेना से भिड़ गए, जिसमें दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। इसी समय सेनापति फत्ता सिंह सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर ने 7,000 महिलाओं के साथ जौहर कुंड में खुद को समर्पित कर दिया। इस समय दुर्ग में 4 जगह जौहर हुए थे। इस जौहर कुंड में आम स्त्रियों ने भी हिस्सा लिया था, इस वजह से इसको जन जौहर भी कहा जाता है। 1958 में विजय स्तंभ के पास खुदाई की गई। तब वहाँ 50 फीट की गहराई में राख की परतें, जिनमें हड्डियां और लाख की चूड़ियां मिली थी। वहाँ की दीवारों पर ताप तब भी बहुत अधिक था, जैसे वहाँ अभी अभी जौहर किया गया हो। लोकल्स की माने तो आज भी वहाँ पर जौहर की गर्मी महसूस की जा सकती है। आज भी उन वीरांगनाओं की आत्माएं उस कुंड में मौजूद हैं, जहाँ पर अक्सर उनकी चीखने और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। पुरातत्व विभाग ने विजय स्तंभ के पास वाले स्थान को ही एक जौहर स्थल मानकर चिन्हित कर दिया है, जबकि लोकल्स और गाइड के अनुसार राणा कुंभा महल और भीमरथ कुंड में भी जौहर हुए थे, पर इनका जौहर स्थली के रूप में कहीं कोई जिक्र नहीं है और न ही इनको चिन्हित किया गया है। लेकिन इन जौहर स्थलों पर जाने वालों को आज भी कुछ नकारात्मक एहसास होते हैं। जौहर स्थल से आगे ही स्थित है समादेश्वर मंदिर। इस मंदिर की बाहरी और भीतरी दीवारों पर बेहद आकर्षक मूर्तियां और नक्काशियां उकेरी हुई हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के पीछे दीवार पर विशाल शिव की प्रतिमूर्ति है। शिव के 3 मुख, सत अर्थात सत्यता, राज अर्थात वैभव और तम अर्थात क्रोध को दर्शाते हैं। इस शिव मंदिर का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने 11वीं सदी के मध्य में किया था। 1428 में राजा मुकल ने
इसको फिर से बनवाया। मंदिर के प्रांगण में कई सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं तथा यहाँ पर नंदी जी भी विराजमान है। मंदिर की दक्षिणी ओर से गौमुख कुंड तक जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। समाधेश्वर मंदिर से आगे की ओर चलने पर कई सारे अलग अलग समय में बने हुए मंदिर स्थित हैं, जो अब सभी बंद हैं। थोड़ा और जाने पर सीढ़ियां नीचे की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। जब मैं इन सीढ़ियों से होकर नीचे पहुंची तो सीढ़ियों के सामने ही एक कमरा दिखाई दिया। पूछने पर वहां बैठे एक अम्मा ने मुझे अंदर ले जाकर उस जगह के बारे में बताया। उस कमरे में एक आदमकद मूर्ति है जो कि रानी पद्मावती का प्रतिरूप है। मूर्ति बेहद खूबसूरत व जीवित सदृश्य प्रतीत होती है। रानी पद्मावती को वहां देवी सदृश्य मानकर पूजा जाता है। उस कमरे में एक कोने में स्थित सुरंग भी उन अम्मा ने मुझे दिखाई, जो कि दूसरा मुहाना था उसी सुरंग का जो राणा कुंभा महल में दिव्या ने हमें दिखाई थी। सुरंग का ये मुहाना भी अब बंद कर दिया गया है। पद्मावती की मूर्ति वाले रूम से बाहर निकलकर कुछ सीढ़ियां नीचे उतरते ही एक बेहद खूबसूरत कुंड दिखाई देता है, जिसे गौमुख कुंड कहा जाता है। एक चट्टान पर बने गौमुख से निरंतर भूमिगत जल स्रोत से जल निकलता रहता है, जो कि एक शिवलिंग पर गिरता है। ये जल राशि कहां से आकर यहाँ गौमुख से निकलती है, ये किसी को भी पता नहीं है, पर ये कुंड कभी नहीं सूखता और ये गौमुख से निकलने वाली जल राशि भी सालों से निरंतर प्रवाहित होती चली आ रही है। कथाओं के अनुसार रानी पद्मावती राणा कुंभा महल में स्थित सुरंग से होते हुए रोज गौमुख के पास स्थित सुरंग से निकलकर गौमुख कुंड में स्नान ध्यान करके गौमुख कुंड के नीचे स्थित शिवलिंग की पूजा किया करती थी। बाहर नहीं जाती है ना, तो इसी टनल से जाती थी। वहाँ नहाने के लिए इनके सास बहू के कुंड बने हुए है ना, और शिवा का टेम्पल बना हुआ है, तो इसी टनल से वहाँ जाकर के नहा धो के शिव पूजा करके इसी टनल से वापस आते। कर्नल जेम्स टोड जो राइटर है, उनका कहना है कि जो रानी पद्मिनी का जौहर हुआ था इसी टनल से हुआ था, क्योंकि ये निकल उसी वही नजदीक ही रहा है। और उस समय 16,000 रानियों को जौहर करना था, तो एक साथ इतनी सारी रानियां कैसे जौहर करे, तो कुछ इधर से गई थी और कुछ बैक साइड से आएंगे। लोकल्स के अकॉर्डिंग अब भी रात के समय रानी पद्मावती पहले की ही भांति उस सुरंग से होकर आती हैं और उस शिवलिंग की आराधना करती हैं। लोकल्स की माने तो रात को शिवलिंग को पूरी तरह से साफ कर देने के बाद भी सुबह उस पर पूजन सामग्री और फूल मिलते हैं, जैसे रात को कोई पूजा करके गया हो, जबकि रात को उस जगह कोई नहीं आ सकता क्योंकि पूरा एरिया बंद रहता है। एक और कहानी के अनुसार जब भी गौमुख कुंड में बारिश के बाद नया पानी आना शुरू होता था, तब वहाँ किसी न किसी की मौत पानी में डूबकर होती थी। पहले इस कुंड में लोकल्स खास तौर पे बच्चे आकर नहाया करते थे, जो कि अच्छे तैराक भी होते थे, पर धीरे धीरे वहाँ पर हादसे बहुत ज्यादा होने लगे। कई लोगों की जान भी गई। इसी वजह से गवर्नमेंट ने उस कुंड में नहाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। ऐसा कहा जाता था कि उस कुंड में नहाने वालों को कोई अंदर खींच लेता था। ये कुंड पवित्र माना जाता है, पर फिर भी कई कहानियां ऐसी हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ से आगे निकलकर हम पहुँचे पद्मनी महल। राणा रतन सिंह जी की पत्नी और मेवाड़ की रानी पद्मनी के नाम से ही इस जगह का नाम पद्मनी महल पड़ा था। इस महल के दो भाग हैं, मर्दाना महल और जनाना महल। मर्दाना महल एक तालाब की उत्तरी परिधि पर स्थित है और एक छोटा सा महल है जो कि पानी के बीचों बीच स्थित है। इसे ही जनाना महल कहते हैं। पानी के बीच में होने के कारण इसे जल महल भी कहा जाता है। पद्मावती महल का मर्दाना भाग जो कि तालाब के किनारे पर है, उसमें बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे, जिनमें पानी के बीच स्थित महल की सीढ़ियों पे खड़े हुए व्यक्ति की परछाई साफ साफ दिखाई देती थी। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी का प्रतिबिंब यहीं पर देखा था। उसके बाद रानी की सुंदरता पर मोहित होकर खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया था। पद्मिनी पैलेस। अच्छा, पद्मिनी पैलेस में वो जो कांच अभी भी लगा हुआ है, अभी नहीं है मैम। जो पद्मावत मूवी बनी थी तो उस वजह से राजपूतों का काफी विरोध रहा था, तो कर्नल सेना का और इनका विरोध की वजह से शीशे वगैरह फोड़ दिए गए हैं। अभी शीशे नहीं है। अच्छा, पहले तो थे वहाँ पे। को दिखाया जाता है इस तरह से, मतलब अलाउद्दीन खिलजी को फ्रेंच दिखाया। एक और कहानी के अनुसार पद्मावती के काल के बाद में एक राजकुमारी हुई जिसने महल के तालाब में कूद कर आत्महत्या कर ली थी। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी की आत्मा आज भी महल में देर शाम रुकने वालों के सामने आकर लोगों को डरा देती है। रात में उसके रोने और कराहने की आवाजें अक्सर लोगों को सुनाई देती हैं। पद्मनी महल से आगे जाने पर सूरज पुल द्वार आता है। सूरज पुल द्वार चित्तौड़ का मेन एंट्रेंस कहा जाता है, जो कि पूरब दिशा में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था, तब खिलजी इसी द्वार से चढ़कर ऊपर आया था। ऊपर से देखने पर नीचे दूर दूर तक खेत ही खेत दिखाई देते हैं। वह दरअसल युद्ध भूमि थी, जहाँ पर खिलजी ने महीनों तक डेरा डाल रखा था। खिलजी ने राणा रतन सिंह जी के सामने ये प्रस्ताव रखा था
कि यदि रतन सिंह जी अलाउद्दीन को रानी पद्मावती का चेहरा दिखा दें तो वो वापस लौट जाएगा। राणा रतन सिंह जी के मना कर देने के बाद खिलजी इस जगह पर डेरा डालकर बैठ गया और उसने दुर्ग का रसद बंद कर दिया ताकि राजपूत परेशान होकर उनकी मांगे मान लें। पर महान राजपूतों से युद्ध जीत कर भी अलाउद्दीन के हाथ कुछ नहीं लगा। इस द्वार पर बड़े बड़े किले लगे हुए थे ताकि हाथी भी इसको तोड़कर अंदर न आ पाए। दीवारों पर नाली जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिनका उपयोग युद्ध के समय दुश्मन सेना पर गर्म तेल और गर्म पानी फेंकने के लिए किया जाता था। जो है आप सोच रहे हो कि पूरा स्लैब है और इस तरह से किस्सा कहते हैं, ये इनका एक्चुअल में इनका नहीं हुआ करता था। सातों जो घोड़े बंदे होते थे इनका आने जाने का मेन रास्ता हुआ है ना। सूर्यवंशी राजा होने के कारण यहाँ पर इन्होंने इस फोर्ट का मेन फ्रंट गेट भी ईस्ट की ओर रखा हुआ, जो आप खाई जैसा कह के अरे भैया पीछे से देखा है, वो इनका मेन एंट्री गेट था। जो आपने 7 गेट, सूरजपोल गेट, जहाँ पे अपन फोटो खिंचा के आए ना, सूरजपोल गेट, वो मैम इनका मेन फ्रंट गेट हुआ करता था। पहले जिस तरह से अभी ये वाला रास्ता अपन यूज में ले रहे हैं ना, वैसे ये लोग उस समय ये यूज में लेते थे। ये बैक हुआ करता था। ये 15th सेंचुरी के अंदर अपने जो भी चढ़ के आए हैं इधर से 15th सेंचुरी के अंदर राणा कुंभा के द्वारा बिल्ड किया गया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में बस्ती इस साइड बस गई है, इसीलिए इसको बैक को फ्रंट कर दिया और फ्रंट को बैक कर दिया। सूरजपोल से आगे बढ़ते ही दुर्ग के आखिरी हिस्से में हमने कीर्ति स्तंभ देखा। इस स्तंभ का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। 120 मीटर लंबा यह स्तंभ जैन अनुयायियों का एक मुख्य तीर्थ स्थल माना जाता है। इस स्तंभ का निर्माण एक जैन व्यापारी बगेर वंशी शाह जीजा द्वारा राजा रावल कुमार सिंह के शासनकाल में करवाया गया था। यह स्तंभ दिगंबर जैन संप्रदाय की जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इस स्तंभ में आदिनाथ की प्रतिमा बनी हुई है। साथ ही जैन संतों के चित्रों को स्तंभ के चारों किनारों पर उकेरा गया है। कुछ समय पहले बारिशों के मौसम में कीर्ति स्तंभ पर बिजली गिर गई थी, जिसकी वजह से उसका 40 किलो वजनी पत्थर टूटकर गिर गया। ये प्रशासन की लापरवाही का ही नतीजा था। ऊंचे स्तंभ पर बिजली से बचने के लिए तड़ित चालक लगाए जाते हैं, जो कि बिजली को सीधा जमीन में पहुंचा देते हैं और स्तंभ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। कीर्ति स्तंभ पर लगा तड़ित चालक काफी समय पहले टूट गया था, जिसको प्रशासन द्वारा बदला नहीं गया। इस वजह से इस प्राचीन धरोहर को नुकसान पहुंचा। इस दुर्ग में कई सारे स्मारक और स्थल हैं, जो कि बेहद खूबसूरती के साथ बनाए गए हैं, पर कई सारी ऐसी कहानियां समेटे हुए हैं जो कि मुगलों की अमानवीयता और घटियापन को दर्शाती है, जिसके कारण हजारों सैनिकों को साका करना पड़ा और दुर्ग की महिलाओं और बच्चों को मौत के बाद भी होने वाले अपमान के डर से जौहर को अपनाना पड़ा। अगर पैरानॉर्मल घटनाओं को छोड़ दें, जिनकी सत्यता को मैं प्रमाणित नहीं करती, मैंने सिर्फ वो बताया जो मैंने यहाँ पे सुना और देखा। ये दुर्ग बेहद खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ इतिहास की कई अनसुनी कहानियां मौजूद हैं। तो जाइए और खुद से एक्सपीरियंस कीजिए। आज की हिस्ट्री विद मिस्ट्री इतनी ही थी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। और यदि आपके पास भी कोई कहानी या किसी जगह की जानकारी है तो आप मेरे साथ उसे शेयर कीजिए। मेरा इंस्टा लिंक नीचे बायो में दिया गया है। और ऐसे ही और भी कई सारे वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए राम राम सा।